कि कथई और सलेटी बादलों की तलहटी के पार छिप गया वह नपुंसक सूरज, और तुम हैरान हो मैं कह रहा हूँ सूरज को, अग्नि के तेज पुंज को, कलीव नपुंसक। पर कहो तो अन्य विशेषण दूं भी क्या मैं? क्या रोज रोज नहीं देखता यह सहस्राक्ष चिने जाते हुए स्वत्वों के शहजादों को अहम की दीवारों में और करवाते हुए भ्रष्ट तंत्र की तलवारों से आस्थाओं का, विश्वासों का धर्म परिवर्तन। गीतों में लिखे थे जो पल वो तूने नहीं जिए, मन कितने पाप किए। चला नहीं जाए कहीं मेहमानों का ध्यान, और धीरे धीरे माँ हुई कोने का सामान। थाम लेंगे हाथ जब जलती मशालों को, देख लेना तब लगेगी आग पानी में। जैसे वैज्ञानिक होता है उस तरह के वो भाषा के और साहित्य के वैज्ञानिक भी हैं। हमारी सारी क्लास में इंटेलिजेंट थे। रायन गौतम में वो सभी गुण विद्यमान हैं जो कि एक टीचर के अंदर होने चाहिए। अनपैरेलल है उनका जो क्रिटिसिज्म का काम है। मेरे जीवन का और मेरे साहित्य का कायाकल्प करने वाले व्यवहार पटु हैं। सहजता, सरलता, विनम्रता, तो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। गांव की संवेदना, गांव की भाषा, गांव का दर्द लेकर जो शहर में आए होते हैं, उनके गीतों में, कविताओं में कुछ और बात होती है। कुछ तो है इस दौर के, कुछ उस युग की बात, कुछ तो है इस दौर के। हमारी पाठशाला एक चौपाल में होती थी। पीछे एक ऐसी गली थी जिसमें झांकियां होने के कारण उसकी आवाज़ गूंजती थी। कई बार वो स्वयं पहुंच जाते थे। टीचर जो हैं जैसे बोलते थे 8 दूनी 16, तो अपने आप ही बोलते थे आगे 9 दूनी 18। आज तक भी इस स्कूल में उनकी छवि है। अकबर राजेंद्र जैसा लड़का तो अभी तक इस स्कूल में नहीं हुआ। वो तो एक कंप्यूटर माइंडेड बचपन से ही थे। जो उनके मन के विचार होते थे वो सारे बच्चों आगे रखते थे। अध्यापक और बच्चे उनसे इतने इम्प्रेसिव होते थे, भाई ये छोटा सा लड़का इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से निकाल कर लाता है, क्योंकि वो परमात्मा की देन थी उसकी बात। उठो सजलो केसरिया साज आज फिर भारत की जय हो, यह पहली कविता उस टाइम में आपके दादाजी थे, उन्होंने लिख के दी थी और ये मीटिंग में फर्स्ट आई थी। हम एक क्लास में पढ़ा करते और हमारा बड़ा प्रेम था, तो हम 7वीं क्लास लग इकट्ठे पढ़े। तो उस टाइम मैंने स्कूल छोड़ दिया, तो राजेंद्र शर्मा पढ़ते रहे। जब मैं 9th में एडमिशन लिया तो वो 8th में थे। 8th पास करने के बाद वो 8th पास करके मैं 9th फेल रह गया। तो SD स्कूल में हम इकट्ठे हो गए और एक ही साइकिल पर डेली 11 किलोमीटर जींद जाया करते, 11 किलोमीटर आया करते। 3 किलोमीटर एक चलाता था, 3 किलोमीटर एक पीछे बैठता, एक चलाता। चौथी 5वीं क्लास में पढ़ते थे जैसे, तो थोड़ा सा मतलब सिस्टम सा हमारा हो गया कि भाई हम गौतम जी के पास पढ़े। हमारे बड़े भाई थे वो चंद्रकांत जी, कर्णदत्त, मैं, हम इकट्ठे उनके साथ पढ़ा करते गौतम जी के साथ। स्कूल में जाने से पहले ही मुझे बहुत सारी जो अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट्स ABCD घर में ही मेरे को उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया। 10वीं करने के बाद ये पॉइंट आउट हुआ था घर पर कि इसके नंबर अच्छे हैं, इसको कॉलेज ज्वाइन करा दूँ। 50 आदमी का परिवार था। बड़े भाई ने कहा भाई क्या करें। मैंने कहा भाई जो कुछ होगा देखी जाएगी, बच्चे हैं हमारी, ये प्योद है, इसको आगे बढ़ाना है, इनको स्कूल से नहीं उठाना। जब उन्होंने 10वीं पास कर ली तो घर वालों ने कहा कि भाई तुम दिल्ली रहते हो, अच्छी प्रकार से सब बातों को जानते हो, तो भाई को तुम अच्छा है तुम पढ़ा दो। मेरे मन में ये थी कि भाई इसमें सिफारिश चलती है। हमारा एक परिचित आदमी बैठा था, उन्होंने कहा भाई दिखाओ कागज़। उन्हें देखा कि इसने तो बोर्ड का 10वीं का टॉप किया हुआ है।
तुम्हें तो सिफारिश की ज़रूरत नहीं। मैं सीधा कॉलेज गया, भाई को मैंने बाहर बिठा दिया और मैं अंदर गया प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने एकदम कहा कि तुम इस बच्चे को कहाँ छुपा रखा था, ऐसे बच्चे की तो हमें ज़रूरत है, लाओ फटाफट, 2 दिन बाकी रह रहे हैं दाखिले के। उन्होंने फटाफट दाखिला कर दिया गया। बहुत ही स्पष्टवादी विचारों से, बहुत ही उत्प्रेरक, कुछ करने की जिज्ञासा रखने वाले, अध्ययन के प्रति गहन रुचि रखने वाले एक युवा के रूप में मुझे वो 1971 की याद दिलाते हैं। रहने के लिए भी वो हमारे हनुमान गली में हमारे घर के पास ही उनका रूम था। जो हम नज़दीक से उनकी लाइफ को देखा है, अति सरल लेकिन अति मेधावी। मैं इसकी शादी के लिए इनकार कर रहा था उस पेपर, भैया अभी बच्चा है, 8वीं क्लास में ही पढ़ रहा है, तो इसकी वो अभी शादी नहीं करनी। लेकिन तो मेरी मदर ने भी कहा, मेरे बाप ने भी कहा, इनका कहा, मेरे को मानना पड़ा। मैं आई जब 11वीं के पेपर दिए थे। खेत में जा रहे हैं किताब, ऊपर जा रहे हैं किताब, घर में है किताब, जैसे भी बैठक में बैठे हैं जब भी किताब। अपने गांव में ही पढ़े लिखे थे उस टाइम पर, तो खुशी तो मिल रही थी मुझे। लगातार 3 साल हमको ये सुनने में आया कि वो गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी में हुए हैं। तो हिंदी एमए में हम 10-12 स्टूडेंट्स थे। मैं थी, उमा शर्मा थी, नारायण दत्त थे। 2 साल तक इकट्ठे हम पढ़ते रहे। उनके साथ वो कविताएं वगैरह बोलते थे। उनमें एक काव्य का बहुत ही अच्छा गुण था, और जैसे वो बताया करते भी, हमारे पिताजी भी एक अच्छे कवि थे। काव्य के बारे में जो जन्मदाता है वो दादाजी की रचनाओं से ही है। हमने तो उनकी वो पुरानी किताबें भी देखी हैं जो आपके दादाजी पढ़ा करते थे। उनका पुराना संदूक था एक, वो हमने मतलब खोला था। ये हेमलेट, वो क्या नाम, शेक्सपियर की 10-15 किताबें पढ़ी थी मैंने, वो सारी पढ़ी हुई है। वहाँ से उठा उठा के ले जाते और पढ़ते थे। हरियाणा साहित्य अकादमी एक संस्था थी जहाँ पर हर महीने मासिक पत्रिका छपती थी। हर 1-2 के बाद में उनकी उसमें छपती थी। फिर उनकी बड़ी मैगजीनों में छपने लगी। मुंबई से निकलती थी नवनीत, एक निकलती थी धर्मयुग। धर्मयुग में नवगीत छपा करते थे। नईम के गीत पढ़ता था, रमाकांत मालवीय जी के पढ़ता था, और डॉक्टर राजेंद्र गौतम के पढ़ता था। जब हम काव्य गोष्ठी से बाहर निकले, उन्होंने मेरी ऐसे बाँह पकड़ ली। कहते ये कोई कविता है, दुकान तो में लिख देते हो, जाता है, खाता है, पीता है, रोता है, ता है, ता है, ता है, कविता है ये कोई? मैंने कहा और कविता क्या होनी चाहिए? कहता आप मेरी बात मानोगे? मैं कहा हाँ मानूंगा। वो कहने लगे कि 1 साल तक आपको कोई कविता मत लिखो। मैंने कहा इसके बीच में क्या करूं? कहने लगे किताबें पढ़ो, साहित्य के मर्म को समझो, कविता क्या होती है उसको जानो। तो जब मैं एमए का एग्ज़ाम देकर दिल्ली गया तो पाल वसीम से मिलने गया। वो मैं वहाँ पहुँचा, मुझे बताया था उन्होंने कि वो इस तरह से दुकान मिलेगी, लगभग जो बावलपुर का नाला है ख़त्म होते ही कौन आगे सामने दुकान मिलेगी। मैं बस से उतर कर गया तो एक कुर्ता पजामे में एक हट्टा कट्टा नौजवान बैठा है और बाण तखड़ी लटकी हुई है, वो सब है। और ख़ास बात ये थी कि एक आदमी जो बैठा हुआ है उसके हाथ में गुल्ले नगमा है, फिराक। तो मैं सोच गया कि पाल वसीम ही हो सकता है जो फिर गुल्ले नगमा, यदि कोई बाण बेचने वाला पड़ रहा है और चारपाई बनाने का सामान बेचने वाला पड़ रहा है तो ये पाल वसीम ही हो सकता है। तो पाल वसीम उस समय धर्मयुग सारिका में उनकी कहानियाँ छप चुकी थी, बहुत गजब की कहानियाँ लिखते थे। साहित्य तो इनका बहुत ज़्यादा तो सादरे में हुआ है। एक तो मुझे दिल्ली की लाइफ पसंद है और मैं थोड़ा सा अनएडजस्टेड फील कर रहा था। सर्कल भी नहीं था मेरा यहाँ, क्योंकि मैंने एमए पंजाब से किया था, तो मेरा जो मिलना जुलना कोई ऐसे स्टूडेंट तो थे नहीं जो मेरे क्लास फेलो रहे हैं उनके साथ। जैसे भी सुबह नाश्ता करा है, हर कॉलेज के लिए निकल गए हैं, जाते जाते वहाँ चले गए हैं,
देवेंद्र समेंद्र का घर। तो वहाँ मतलब करके देखा का कविता लिखा कर दे, उनके देखा है भी नहीं, मतलब वो नहीं करा कर दे। राजेंद्र गौतम मेरे लिए वरिष्ठ पुत्र के रूप में रहे और आज तक उनका वो स्थान मेरे यहाँ सुरक्षित है। उनका पहला गीत संग्रह आया, गीत पर्व आया है। गीत पर्व आया है कि कुछ वर्षों बाद फिर दूसरा संग्रह जो उनका आया, पंख होते हैं समय के, और तीसरा संग्रह जो आया वो था बरगद जलते हैं। राजेंद्र गौतम जी को मैंने बहुत गंभीरता से लिया। मीन्स वो किताब है नवगीत उद्भव और विकास, मेरे ख्याल से पहली किताब है इस किस्म की, और अपने आप में मानदंड है नवगीत के बारे में। हम आमतौर पर कविता जैसे कि होती है, उनकी बहुत इच्छा रहती है, कविता में उनकी बैठ कर सुना करता था और अनकॉन्शियसली था ही मेरे मन में कि मैं उनको उकसाऊं और उनको कुछ कविता में कहें और मुझे अच्छा लगे। मेरे कार में एक डब्बे में फल थे, उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा आपकी कार तो बड़ी सफल है। और शब्दों को लेकर तो खास करके मैं मतलब चमत्कृत करने वाले हद तक प्रभावित हुई हूँ। साहित्य के प्रति उनका जो रुझान था, जो वो उनकी घर में होने वाली कुछ उनके मित्रों के साथ मित्र मंडली की जो बैठकें होती थी उसमें भी झलकता था, जहाँ अक्सर देवेंद्र शर्मा, इंद्र, बाबूलाल गोस्वामी और कई सारे उनके अन्य मित्र जो हैं, वो शंभुनाथ सिंह, वो अक्सर आया करते थे या आते रहते थे। जब भी शहर में कोई गीतकार आया या कोई साहित्यकार आया तो अक्सर कई बार उनके साथ आ गए या बैठ के रख ली उन्होंने। तो उसमें हम लोगों की बीच में जो है चाय पानी अरेंज करने की, जो दौड़ दौड़ कर लाने की वो एक भूमिका होती थी, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ कान में भी वो लय छंद इधर उधर जाते रहते थे। तो वाक्य जो मैंने कहा था संस्कृत में, पहले मैं उसको आपके सामने स्पष्ट कर दूं। शुभास्त्र संतु पंथाने, आप सब लोगों का पथ शुभमय हो, कल्याणमय हो, यह कामना मैं करता हूँ। मैं और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि 43 वर्ष और 1 महीने की मेरी इस यात्रा में आप लोग इस अंतिम पड़ाव पर मेरे साथ। जैसे वो पहला छंद सुंदर होता है, ये सुंदरता की परिभाषा अब वो खोलते रहे, बिहारी के जो व्याख्या करते रहे, बिल्कुल अलग अलग तरह से स्त्री को देखते रहे। यहाँ वो कैसे देख रहा है? छंद की तरह से, सुंदर छंद की तरह से कामायनी में लगी। और प्रथम कवि के सुंदर छंद कि ये मुख नीचे कमल समान, कमल खिल में जब खिलता है तो खिलने के बाद में दोपहर में थोड़ा सा झुक जाता है। सबसे अच्छी बात गौतम सर की ये थी कि जितने वो क्लासरूम में अच्छे हैं, क्लासरूम के बाहर उतने ही एक्सेसिबल हैं वो। मैं ये देखता था कि वे फिल्में निकालते हैं, वे दूसरी तरह के और संसाधन निकालते हैं जो हमारे सिलेबस में दी गई सामग्री से अलग है। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे तो एक टेप रिकॉर्ड पे हम उनको उनकी बातचीत जो है, मैं और सुनील धनंजय देव अपने मित्र मंडली के साथ आते थे और उनके साथ बैठ कर के इस विषय पे आप जो है हमें बताइए, और वो बाकायदा हम रिकॉर्ड करके लेके जाते थे। और वो कैसेट जो है फिर रात भर या 2 दिन 3 दिन जो है वो खाना वाना बनाते समय भी वो चलती रहती थी। लैपटॉप लेके आना, 2 लैपटॉप एकदम से कनेक्ट कर देना। हिंदी वाले इतने टेक्निकल फ्रेंडली हैं नहीं, लेकिन वो अक्सर लैपटॉप से पढ़ाया करते थे। PDF बना करके, स्लाइड बना करके लाना, सारी भाषा विज्ञान को बताना कि ये वर्ड कहाँ से आया, इसको रिलेट करके। मैंने ये देखा है कि जो नई प्रतिभाएं हैं उनको प्रोत्साहित करना। उन्होंने देखा कोई ये बच्चा, ये कोई बच्ची बहुत प्रतिभावान है, तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि भाई उसको तो जैसे आकाशवाणी में उसको अवसर देना है, कुछ करना है। दिल्ली आने पर एक ख़ास तरह की बेचैनी, छटपटाहट सी थी। गांव का माहौल एकदम अलग था, शहर का अलग था। छूटने के बाद बिल्कुल लगता है अपनी ज़मीन से उखड़ने का एक भाव।
अब सलीबों पर टंगे हैं फूल से महके हुए दिन, भीड़ के पहियों तले कुचली गई पाँखें, धुंध में पथ खोजती कुहरा गई आँखें, समय की हथकड़ी पहने रंध से महके हुए दिन, अब सलीबों पर टंगे हैं फूल से महके हुए दिन। यथार्थ की पहचान और यथार्थ की जो विभीषिका है, यथार्थ की जो असुंदरता है, उसके भीतर से इंसानियत की खोज, ये हर कवि का एक मूल्यवान पक्ष होता है और ये राजेंद्र गौतम में है, इसलिए मैं इनको पसंद करता हूँ। परेशानियाँ जो ग्रामीण हैं या शहरी हैं वो सब आपके गीतों से दिखाई देती हैं कि टपक रही हैं खपरेलें, और पिता सरीखे गांव कैसे पराजित होने लगते हैं, बरगद जलने लगते हैं, बांस बरोबर पानी आ जाता है, बिजली का कोहराम मच जाता है, और कीलित मन भ्रम में टूट गए हुए रिश्तों को देखता है, और ये भी देखता है कि कैसे दक्षिण और वाम भौचक हो जाते हैं, दोपहरियाँ दलदल में धंस जाती हैं, अपने अपने शून्य विराट हो जाते हैं। ये सब आपका लिखा हुआ ठाठ है महाराज। जब तक कम से कम गीत की चर्चा होगी, राजेंद्र की चर्चा किसी न किसी रूप में ज़रूर होगी। मतलब आधी आधी रचनाएं ये पड़ी हुई हैं, कुछ लिखा है उसको पूरा करना है, और ये अब की नहीं 40 साल पहले की लिखी हुई चीज़ें हैं ये। यहाँ एक हिंदी कवि सम्मेलन था, उस हिंदी कवि सम्मेलन में मुझे ये पता नहीं था कि राजेंद्र गौतम जी ने आना है, क्योंकि मैं बाहर था और मैं उसी दिन जींद में आया था, और उस कवि सम्मेलन को स्थानीय एसएसपी साहब ने उसकी अध्यक्षता की थी। उस कवि सम्मेलन में मुझे सम्मानित किया गया था। जब मुझे सम्मान के लिए बुलाया गया तो मैंने खड़े होकर ये कहा था कि मुझसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि राजेंद्र गौतम जी का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में जो उनकी देन है, जो उनका समर्पण है, मैं उसकी तुलना में बहुत पीछे हूँ। यद्यपि मैं उनका अध्यापक भी रहा हूँ, उनका मार्गदर्शक भी रहा हूँ। तब एकदम राजेंद्र गौतम जी ने भरी सभा में खड़े होकर कहा था, यह कभी नहीं हो सकता कि गुरु से पहले शिष्य को सम्मानित किया जाए। मुझे इस बात का आनंद मिल रहा है कि आज मेरे गुरु सम्मानित हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं ही सम्मानित हो रहा हूँ। एक अंतर ये समझना पड़ेगा कि भाई वाला रिश्ता नहीं है ये तो पिता पुत्र वाला रिश्ता है। तो कोई नहीं। तो ये तो जिस तरह माँ बाप का बच्चे के साथ होता है वही रिलेशन। तो इतना आसान तो नहीं है। बहुत सारी यादें हैं बचपन की। मेरा तो जीवन ही बचपन का जो है वो कह दिया हुआ है। इसने जो पहले कविता की किताबें लिखी थी वो किताब उसने मेरे पास भेजी, और आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरे परिवार बड़े अच्छे ढंग से सेटल है। समझिए गीत पर्व आया है। मन ने कितने पाप किए मत सोचिए, वो पाप नहीं थे जो किए गए। पाप किया पुण्य किया पूरे मन से। अब द्वापर प्रसंग में आ जाइए, सिर फिरा कबीर बन जाइए, और सजीले रूप के दर्पण चश्मा पोंछ के ले आइए। जो आवारा पूंजी आपके पास है उनसे नीम के पत्तों को हरा करिए। मैं उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ सेवानिवृत्ति के इन समय में। जब भी मैं सुनूं मुझे उनकी तरफ से और परिवार की तरफ से शुभ सूचनाएं ही मिले, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं रहेंगी। देखो वो बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। जो साहित्य उनका जो उनकी मनोइच्छा है उसके अनुसार जो जितना भी समेटना चाहें वो अपने जीवन में उनको समेटना चाहिए। और जितना अपने सारे परिवार का उत्थान किया है, अपने बच्चों को हाई लेवल पर पहुंचाया है, भगवान करके उनका जो आगे का जीवन है वो इसी तरह ऐश आराम से भरे।
कोशिश ये करें कि अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रहें और पॉजिटिव रहें। यह उत्साह जो हमने देखा है वह उत्साह बना रहे और बना रहेगा। इसके लिए हमको किसी दूसरी तरफ से उत्साह दिलाने की ज़रूरत नहीं है। खुद उनमें जो उत्साह है वही संक्रामक है, वो दूसरों को सक्रिय कर सकता है। अच्छे इंसान के रूप में और अच्छे व्यक्तित्व के रूप में समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद साहित्य को बहुत कुछ मिलेगा, कविताओं को बहुत कुछ मिलेगा, गीतों को बहुत कुछ मिलेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने जीवन को फिर से एक ऊर्जात्मक ढंग से सृजन में जोड़ें। अब जो किया है उसी को समीक्षात्मक दृष्टि से देख लें, उसी को संभाल लें, उसी को व्यवस्थित कर लें, पुनः व्यवस्थित कर लें, तो मेरे ख्याल से यही बहुत बड़ा काम होगा। पिता कभी भी संतुष्ट नहीं होता पुत्र की या संतान की प्रगति से। वो हमेशा ये चाहता है कि और ऊंचे उठो, और ऊंचे उठो, और ऊंचे उठो। भाई अपनी ज़िंदगी जो बैलेंस रह गई है उसको ठीक ढंग से सेटल कर लो। अपना साहित्य की तरफ या कहीं और सोसाइटी की तरफ अपना ध्यान रखो। किसी की मदद हो सकती है, कुछ और करो। मैं उनके भविष्य के लिए अब भी आगे कामना रखता हूँ कि ये अपना इसी तरह का भविष्य बनाए रखें और अपना जैसे उनका अपना गुण है उन गुणों को कायम रखें। जिस कड़ी मेहनत से आपने ये शिक्षा ग्रहण करी और इसका अपने विद्यार्थियों को भी आदान प्रदान कराया। अब भगवान करे आपका सहयोग आगे भी विद्यार्थियों को आपकी भाषा से या लिखित से या किताबों से मिलता रहे। भगवान 4 गुना करे। मैं ये कह रही तेरे पापा ने तेरे दिन काम कर लिया, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना आराम करो। उन्होंने थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान दिया उन्होंने, और ख़ासकर तो सेहत को लेके तो वो बिल्कुल ही मतलब वो रहे हैं, मतलब केयरफुल नहीं रहे पीछे, लेकिन स्वस्थ रहने की उनको बहुत आवश्यकता है। उसकी स्वास्थ्य पर मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका विशेष ध्यान रखें इसमें। जब हाथ में जलती मशालें लेके आपके गीत चलेंगे तो कभी उजाला छिन नहीं पाएगा। चिड़िया से वादा किया है आपने कि हमें रोशनी की सुरंगें बिछानी हैं और जो मन में फूले अमलतास है उनको सामने लाना है, दीप जलाने हैं, शब्दों से झोली भर देनी है और सदी के अंत का गीत लिख कर जाना है। जो रचना कर रहा है वो कभी रिटायर नहीं हो सकता। एक लेखक के साथ तो बिल्कुल ही नहीं है और गौतम जी के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे लिए कभी भी अवकाश प्राप्ति वाली उनकी कोई स्थिति है या आएगी। और वैसे भी जो जिस तरीके से उनकी आदत लिखने पढ़ने और एक रचनाकार के तौर पर मैं देखती हूँ तो कोई रिटायरमेंट जैसा मसला नहीं है। भगवान सबको एक एक राजेंद्र जैसा बच्चा दे और इसी प्रकार से हंसी खुशी से हमारे देश की बारे में कुछ अच्छी सोच लेकर जो हमें उन वर्गे बढ़िया रहे। मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा बेशर्मा जी ने बड़ा ये काम कराया है, बहुत नेक काम कराया है, हमारे गांव की शोभा बढ़ाई है तो हमारी इज्जत बनी है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने पैतृक गांव को भी देने की कोशिश करें। ये जन्मभूमि है हमारी। मतलब गांव की कुछ भी अगर वो कर सकते हैं तो करना चाहिए, उनके पास है ये इतनी काबिलियत। बाकी गांव में भी आगे हमारे बच्चा दर्शन हो जाओगे, हमारे अंकल जी ऐसे थे। गांव में आए तो बच्चों को भी शिक्षा देंगे तो उनका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा उनका। धनिया लिए है आज भी कंकाल होरी का, गोदान करने को नहीं पर पास में पाई। इसका मतलब ये है कि 36 में लिखा गया था गोदान, लेकिन किसान के हालात जो हैं वो तो 2017 में भी नहीं बदले। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि थोड़ा जुड़ा जाए और जितना हो सके उतना किया जाए। करने की एक इच्छा तो है, ना संभव हो पाएगा, हो सकता है अब समय मिले फ्रिक्वेंटली जाना ना हो सके।